नमस्कार। हिंदी की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस पाठ पर चर्चा करेंगे उसका नाम है रीढ़ की हड्डी, जो कि एक एकांकी है और इस एकांकी के लेखक है जगदीश चंद्र माथुर जी। इस सत्र की शुरुआत से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि एक ड्राइवर और एक किसान का नाम बताइए। जरा सोचिए, विचार कीजिए। चलिए मैं बता देती हूँ। ड्राइवर का नाम सुनीता और किसान का नाम पूनम देवी। लेकिन जब आपने इन नामों के बारे में सोचा तो क्या आपके मन में जो नाम आए वो पुरुषों से संबंधित थे? इसी तरीके से घर के काम या फिर खाना बनाने जैसे कामों को महिलाओं से जोड़ा जाता है, जबकि काम या व्यवसाय का आधार लैंगिक भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आइए एक और प्रश्न पर विचार करते हैं कि समाज का स्त्री विरोधी रूढ़िवादी विचारों से मुक्त होना क्यों जरूरी है। रूढ़िवादी विचार क्या होते हैं? वे परंपराएं जो समाज में प्रचलित हैं और बिना सोच विचार के या बुद्धि विवेक का उपयोग किए बिना सिर्फ इसलिए अपना ली जाती हैं क्योंकि लंबे समय से समाज में चलती आ रही हैं। जैसे बेटियों को पराया धन समझना, दहेज प्रथा या फिर पर्दा प्रथा। 21वीं सदी के भारत में भी दहेज प्रथा है। आज भी शादी विवाह का आधार लेन देन होता है और लड़के वाले कुछ मांगे लड़की वालों के सामने रखते हैं। इस रूढ़िवादी मानसिकता के कारण लड़कियों को पुरुषों के मुकाबले कमतर आंका जाता है। इससे लड़कियों में आत्मविश्वास की कमी आती है, जबकि सच्चाई यह है कि आज ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां पर लड़कियों ने अपनी सफलता के परचम ना लहराए हों। आइए एक और प्रश्न पर विचार करते हैं कि लैंगिक भेदभाव के कारण हमारी सामाजिक व्यवस्था में क्या-क्या चुनौतियां देखने को मिलती हैं। लड़कियों की समाज में भागीदारी लगभग 50% है। अगर लैंगिक भेदभाव होगा तो यह भागीदारी घटती चली जाएगी। लड़कियों को अवसर आगे बढ़ने के नहीं मिलेंगे। इस तरीके से समाज भी पिछड़ा होगा। साथ ही साथ लैंगिक भेदभाव के कारण लड़कियों के मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है, उनके प्रति हिंसा की घटनाएं बढ़ जाती हैं और उन्हें घर के काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। उनके स्वास्थ्य और शिक्षा पर पुरुषों के मुकाबले कम खर्च किया जाता है या कम ध्यान रखा जाता है। तो समाज को बहुत नुकसान हो सकता है लैंगिक भेदभाव के कारण। तो आइए मिलते हैं एकांकी के पात्रों से, लेकिन उससे पहले हम यह जान लेते हैं कि यह एकांकी जो लिखी गई वो 1934 से 43 के बीच में है और यह एकांकी संकलित है भोर का तारा नामक संग्रह में। भोर का तारा संग्रह जो है वह प्रकाशित हुआ था 1957 में। इसका मतलब यह हुआ कि सामाजिक विषय पर लिखी गई जो यह एकांकी है रीढ़ की हड्डी, उसमें 20वीं शताब्दी के भारत का चित्रण हुआ है। तो आइए मिलते हैं एक परिवार से, और यह है लड़की वालों का परिवार, जिसमें सबसे मुख्य पात्र है उमा। यह एकांकी की प्रभावशाली पात्र है। यह मंच में लगभग अंत में आती है, लेकिन अपने व्यक्तित्व की गहरी छाप छोड़ती है। उमा की माँ प्रेमा और उमा के पिताजी रामस्वरूप। इसी परिवार में एक नौकर है जिसका नाम है रतन। दूसरा परिवार है लड़के वालों का, जिसमें लड़का है शंकर। शंकर ही उमा को देखने के लिए आता है और शंकर के पिताजी गोपाल प्रसाद जी। तो आज हम इस एकांकी पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसकी कहानी को समझते हुए और चिंतन मनन के प्रश्नों द्वारा। तो शुरुआत होती है एक मध्यम वर्गीय परिवार से, जिसमें लड़की उमा को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं और पूरे जोर शोर से घर में तैयारियां चल रही हैं। उमा को देखने लड़के वाले आने वाले हैं। उमा बीए पास पढ़ी लिखी लड़की है। उमा की माँ यानी प्रेमा उमा के पिताजी से कहती है कि उमा शादी नहीं करना चाहती, वह तो आगे पढ़ना चाहती है और उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती है और नौकरी लगना चाहती है। प्रेमा रामस्वरूप पर नाराज होते हुए कहती है कि बेटी को तुमने ज्यादा पढ़ा लिखा दिया है।
प्रेमा अपने जमाने को अच्छा बताती है जब लड़कियां कम पढ़ती थीं। प्रेमा खुद बहुत कम पढ़ी लिखी स्त्री है, वो बमुश्किल किताब पढ़ सकती है और वह इसी स्थिति को स्त्रियों के लिए अच्छा मानती है और उसकी सोच जो है वो बहुत ही सीमित है। वो अपनी बेटी के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि उसकी डिग्री नहीं बल्कि उसके विवाह को मानती है। इसी कारण जो प्रेमा है वह खुद स्त्री होते हुए भी स्त्री शिक्षा की विरोधी है। रामस्वरूप बताते हैं कि लड़के वालों को मैट्रिक यानी 10वीं पास लड़की ही चाहिए। वह हिदायत देते हैं कि उमा की पढ़ाई के बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए। रामस्वरूप जानते हैं कि लड़के वाले दकियानूसी सोच वाले हैं। वह कमरे में सितार भी रख देते हैं जिससे लड़के वालों के सामने उसके संगीत ज्ञान का दिखावा कर सकें। कैसी स्थिति है कि लड़की ग्रेजुएट है लेकिन माता पिता दर्शा रहे हैं कि उनकी लड़की 10वीं पास है, क्योंकि लड़के वालों की मांग ये है कि उन्हें कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। रामस्वरूप जी को लग रहा है कि एक रसूखदार परिवार मिला है, झूठ बोलकर वह यह विवाह किसी प्रकार करवा दें। अब लड़के वाले आ जाते हैं रामस्वरूप उमा के घर। लड़का बीएससी पास है और मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, लेकिन शंकर कई बार फेल भी हो चुका है। देखिए, जो उमा है वह कितनी बुद्धिमान है, पढ़ाई लिखाई में हमेशा आगे रही है, लेकिन जो शंकर है वो कई बार फेल हो चुका है। उसके पिता गोपाल प्रसाद वकील हैं और अनेक बड़ी बड़ी सभाओं में जाते हैं, समाज सुधार की बातें करते हैं और दर्शाते हैं कि वह स्त्री शिक्षा के समर्थक हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि वह अपने बेटे के लिए जिस पत्नी की चाह रखते हैं वह कैसी होनी चाहिए? कम पढ़ी लिखी, ज्यादा से ज्यादा 10वीं पास। गोपाल प्रसाद और शंकर आते हैं। लड़की का पिता होने के कारण रामस्वरूप बहुत ज्यादा विनम्रता दिखाते हुए उनका स्वागत करते हैं। रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद अपने अपने जमाने की तारीफ करते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं, अब बिजनेस की बात हो जाए। लड़की देखने के लिए आए हैं लेकिन बिजनेस की बात? रामस्वरूप चौंक जाते हैं। जब वह चाय नाश्ता लेने अंदर जाते हैं तब गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर को कहते हैं, इन लोगों की हैसियत ठीक लगती है। यानी कि वह यहाँ पर इशारा कर रहे हैं दहेज की तरफ कि हैसियत ठीक है तो लड़की वाले अच्छा खासा हमें दहेज दे सकते हैं। साथ ही अपने बेटे को अपनी कमर सीधी कर बैठने को कहते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि जो शंकर है उसमें आत्मविश्वास की कमी है। गोपाल प्रसाद रामस्वरूप को कहते हैं कि उन्हें लड़के के विवाह के लिए खूबसूरत लड़की ही चाहिए, कम पढ़ी लिखी तो चाहिए, खूबसूरत भी चाहिए, और कैसी चाहिए? जो खूब सारा दहेज भी लेकर आए। पढ़ी लिखी लड़की तो बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि पढ़ी लिखी लड़कियां अच्छी गृहस्थी नहीं बसा सकती। ऐसी लड़कियां केवल अंग्रेजी का अखबार पढ़कर पॉलिटिक्स पर बहस कर सकती हैं। लड़कों का काम होता है पढ़ लिख कर काबिल बनना और उच्च शिक्षा प्राप्त करना, और ऐसे जो अवसर हैं वो लड़कियों को नहीं मिलने चाहिए। उमा अब लड़के वालों के सामने आती है और वह तश्तरी में पान लेकर उपस्थित होती है। उसकी आंखों में लगा चश्मा देखकर बाप बेटा चौंक जाते हैं और उन्हें लगता है कि जरूर उमा खूब पढ़ी लिखी है, तभी तो उसकी आंखों में चश्मा लग गया है। लेकिन राम स्वरूप यहाँ पर सफाई देते हैं, नहीं नहीं, इसका कारण पढ़ाई नहीं है, बल्कि उमा की आंखों में कुछ समस्या हो गई थी, इसी कारण उसे चश्मा लगा हुआ है। उमा लड़के वालों के कहने पर भजन गाती है। उसके खाना बनाने की कला, पेंटिंग, सिलाई कढ़ाई में निपुणता इत्यादि की तारीफ भी बढ़ा चढ़ाकर की जाती है। लेकिन छिपाया क्या जाता है? छिपाया जाता है उसकी शिक्षा को, जिस शिक्षा पर उमा को अभिमान है। गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? गोपाल प्रसाद वकील हैं और बहुत ही चालाक हैं, और वह एक बिजनेस की तरह विवाह को कर रहे हैं। जिस तरीके से व्यापार में लाभ हानि को देखा जाता है, इसी तरह वह शादी में देख रहे हैं कि लड़की वालों की हैसियत क्या है, उन्हें कितना दहेज मिलेगा। साथ ही साथ वह यह भी चाहते हैं कि जो लड़की है वो कम पढ़ी लिखी हो लेकिन घर के कामों में बहुत ज्यादा दक्ष हो। तो बिल्कुल वह बिजनेस मान रहे हैं शादी को।
वहीं पर रामस्वरूप अपनी बेटी की शिक्षा को छिपा रहे हैं। यहाँ पर एक पिता की मानसिकता नजर आती है जो कि विवशता से भरी हुई है, लेकिन हमें यह भी पता चलता है कि जो रामस्वरूप हैं वह प्रगतिशील विचार के हैं, तभी तो उन्होंने अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाई है। लेकिन वह समाज के दकियानूसी विचारों के सामने जैसे झुक गए हैं और ये समाज जो है नारी की गरिमापूर्ण स्थिति को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा है। विवशता से ही सही, लेकिन अगर उमा की नजरों से देखा जाए तो दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं। अब उमा भजन भी गाकर सुना देती है, उसके घर के जो काम है उससे संबंधित कार्यों की भी बहुत तारीफ हो जाती है। अब उमा को कहा जाता है कि अपने बारे में कुछ बताओ। उमा नाराजगी जाहिर करते हुए कहती है कि क्या कहूं, क्या मैं कोई बिकाऊ वस्तु हूं? क्या मैं दुकान में रखी कोई कुर्सी मेज हूं? मेरी पढ़ाई मेरे लिए चोरी की बात नहीं बल्कि सम्मान की बात है और मैं बीए पास हूं। साथ ही साथ वह गोपाल प्रसाद जी को यह बताती है कि जो आपका बेटा शंकर है ना, उससे पूछिए क्या उसकी बैकबोन है भी या नहीं। आपका बेटा शंकर तो पिछले साल लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हुए पकड़ा गया था और नौकरानी के पैरों में पड़कर इसे माफी मांगनी पड़ी थी, तब जाकर इसका पीछा छूटा था। ये फेल भी कई बार हुआ है, चरित्र इसका है नहीं। तो मेरे तो सम्मान की बात है, मेरी पढ़ाई, लेकिन अपने बेटे के आधार को देखिए। यह सब सुनकर गोपाल प्रसाद जी तो हो जाते हैं आग बबूला और वह रामस्वरूप जी पर बहुत गुस्सा करते हैं कि आपने अपनी बेटी के पढ़ाई लिखाई की बातें हमसे छुपाई, ये तो हमारी बेइज्जती है। अब यहाँ पर हम 1 मिनट भी नहीं रहने वाले हैं। तो हमें पता चलता है कि जो रीढ़ की हड्डी है, यह शीर्षक जो है वो प्रतीकात्मक है, जिसमें चरित्र, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की बात की गई है। एक और प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं कि उमा उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती है, लेकिन उसके माता पिता उसका साथ नहीं दे रहे हैं। क्या आपको भी ऐसी किसी स्थिति का सामना करना पड़ा है जब आप चाहते कुछ है और आपके माता पिता ही आपका साथ ना दे रहे हो? तब उस समय आप कैसा महसूस करते हैं? तो ऐसी स्थितियों का समाधान अक्सर बातचीत से ही निकल सकता है। इसी के साथ आपके सामने है ये 3 अभ्यास प्रश्न, इन पर चर्चा कीजिए, उनके उत्तर लिखिए। अब हम मिलेंगे अगले सत्र में। मैं लेती हूँ आपसे विदा। धन्यवाद।